Do you want to know the 6 tricks how you can construct the cheapest PV? Hi, this is Anupam Agrawal from Adi Durga Steel Raipur. मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से जितने भी मैंने शेड्स बनाए हैं उससे मुझे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है जिसकी वजह से अपन ओवरऑल कॉस्टिंग को कम रख सकते हैं शेड में. स्टील कंजम्पशन ओवरऑल कम होता है जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम होती है. मैं आपसे सबसे पहला शेयर करता हूँ वो है आपका शेप ऑफ द शेड. अगर अपन शेप लेआउट के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें कई बार अपन जिगजैग शेप बना देते हैं अपने लैंड यूटिलाइजेशन के लिए. अगर लैंड यूटिलाइजेशन का आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं तो आपका ओवरऑल जो शेड है अगर रेक्टेंगुलर शेप का बनाए तो कॉस्टिंग काफ़ी कम हो सकती है. सेकेंड आता है आपका हाइट का. कई बार अपन जब भी शेड बनाने के ट्राई करते हैं तो उसमें हाइट अपन बोलते हैं कि 8 मीटर नहीं 10 मीटर ले लो या 6 मीटर नहीं 8 मीटर ले लो. मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी आप कोई आपका जो एप्लीकेशन आप जिस चीज़ के लिए उसे यूज़ करना चाह रहे हैं उसके ऑप्टिमम के हिसाब से अगर आप हाइट रखें तो आपका ओवरऑल जो शेड का कॉस्टिंग है वो कम होता है. तो जैसे पहला मैंने आपको बताया कि एक शेप अगर अपन रेक्टेंगुलर रखें और हाइट जो ऑप्टिमम हो आपकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से तो ये 2 पॉइंट से आपका कॉस्टिंग काफ़ी कम होगा. थर्ड आपका आता है स्पैन. हर कोई चाहता है कि मेरा स्पैन मैक्सिमम रहे, मेरा स्पैन जितना क्लियर स्पैन रहे उतना अच्छा है. बट मैं अगर आपको बताना चाहूँ एक पीबी लाइन में 80 फीट का जो स्पैन रहता है वो सबसे ऑप्टिमम डिज़ाइन होता है जिसमें सबसे बेस्ट आपका कॉस्टिंग निकलती है. इसी को अगर आप 100 फीट करते हैं या 150 फीट करते हैं तो 150 फीट भी क्लियर स्पैन पीबी में डिज़ाइन हो सकता है. बट अगर आप उसमें एक सेंटर सपोर्ट ले लें तो आपको कॉस्टिंग जो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाए. खास करके वेयर हाउसेज जब अपन रेंटल में देते हैं उसमें ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है. अगर आप उसमें एक सपोर्ट ले लें तो कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है. फिर आता है जैसे कोई शेड जहाँ पर क्रेन लगाने हैं, जहाँ पर भी क्रेन लगती है वहाँ पर वही चीज़ हाइट की तरह होता है कि 5 टन की क्रेन लगाऊँ कि 10 टन की लगाऊँ. तो उसमें भी मेरा यही सजेशन है कि अगर आप ऑप्टिमम जो आपका यूटिलाइजेशन है कितना आपका लिफ्टिंग है और हाइट भी जो आप डिसाइड कर रहे हैं बॉटम ऑफ द हुक से डिसाइड करें. उसके हिसाब से 2 मीटर का अपने को बफर लेना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप कोई भी शेड फाइनलाइजेशन करें. हर चीज़ में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर अपन करेंगे तो उसमें ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी कम होती है. नेक्स्ट अपन आता है कि कई जगह अपना फ्यूचर एक्सपांशन का प्रोविजन रखते हैं इधर लेंथ साइड और विड्थ साइड. तो कई बार कस्टमर बोलता है कि मुझे काम कीजिए आप चारों साइड मुझे एक्सपांशन दे दीजिए मैं कहीं से भी एक्सपांशन कर सकूँ. बट इससे क्या होता है ओवरऑल जो कॉस्टिंग है अगेन शेड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसमें मेरा सजेशन वापस यही रहेगा कि आप अपने लैंड को समझिए और किस तरह आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं या किस साइड प्रोविजन हो सकता है एक्सपेंशन का उसी साइड आप उसकी प्लानिंग कीजिए ताकि आपको एक साइड एक्सपेंशन का प्रोविजन देना पड़े और आपकी कॉस्टिंग ओवरऑल कम हो जाए. लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरा 6 पॉइंट है वो है विंड स्पीड. विंड स्पीड आज के टाइम में जैसे उड़ीसा में आपने सुना होगा रिसेंटली एक साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में आया था. तो इससे लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि विंड स्पीड कितनी लेनी चाहिए. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ अगर आपका एरिया कोस्टल बेल्ट में नहीं है तो आप सिंपली आप आई स्टैंडर्ड जो रिकमेंड करता है झारखंड के लिए छत्तीसगढ़ के लिए वो विंड स्पीड भी आप करेंगे तो आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी. क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप विंड स्पीड बढ़ाते हैं लेट्स से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 44 मीटर पर सेकेंड की उसको अगर आप बोलते हैं 50 कर दो तो उससे काफ़ी शेड में जो हैवी रहते हैं कॉलम राफ्टर्स वो सब काफ़ी साइज बढ़ जाते हैं जिससे कि आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाती है. तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि आई स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए. आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ बिकॉज वो काफ़ी गाइडलाइंस के बाद ही बना हुआ है. और कोस्टल बेल्ट्स में जहाँ पर एकदम सी फेसिंग या सी के आसपास शेड्स है वहाँ पर आप थोड़ा सा और फर्दर सेफ्टी फैक्टर बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा विंड स्पीड आप बढ़ा सकते हैं. आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगता है तो आप प्लीज़ अपने जो भी नए बिजनेस ओनर से जो नए शेड बनाने वाले उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं.